हेलो एंड वेलकम माय चैनल एजुकेशन वाणी। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम साप्ताहिक क्विज में क्लास 8 के क्विज को देखेंगे और आपको इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन है ये सिर्फ पेपर की। अगर आपको इस जो टॉपिक है इससे रिलेटेड पूरी वीडियो चाहिए तो आप चैनल की प्लेलिस्ट से अपने रिलेटेड सब्जेक्ट की वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हिंदी में, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 to 10 है। पहले हम हिंदी सोल्व करेंगे। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। जब भी आप देते हैं हिंदी में ऑलमोस्ट पैसेज ही आता है और आप आगे कंपटीशन एग्जाम देते हैं वहाँ पे भी आपको पैसेज से क्वेश्चन छांटने आते हैं। तो चलिए पहले आपको ध्यान से क्वेश्चन का जो है हमारा पैसेज उसको पढ़ना है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। ये आपकी जो बुक है पत्रों की दुनिया, उसका एक पैसेज है। इसमें आपने पहले भी पढ़ा होगा लेकिन मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तमिलनाडु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक को अपनी पत्र लेखन कला है, हर एक इंसान की और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। अब आपने इसको अच्छे से रीड कर लिया। अब जस्ट 2 मिनट में आप सभी क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। देखिए, सब जगह एक सा भाव किसका है? किसका है? अभी हमने पढ़ा था ना, टेलीफोन का, पत्रों का, तार का या ईमेल का। पत्रों का सभी जगह एक सा भाव है। पत्र को खत किस भाषा में कहा गया? हमने अभी ऊपर पढ़ा है ना। पत्र को खत किस में कहा गया? उर्दू में। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है लेकिन उर्दू हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला देखते हैं। कन्नड़ में पत्र को क्या कहा गया? कागज। अगर आपने ध्यान से पढ़ा था तो, नहीं तो आप ऊपर जाके फिर से भी देख सकते हैं। पत्र किसको सहेज कर रखता है? पत्र यादों को सहेज कर रखता है, हमने पढ़ा था ना। दुनिया भर में रोज कितने पत्रों का आदान प्रदान होता है? करोड़ों पत्रों का आदान प्रदान होता है। तो देखिए, जस्ट 2 मिनट में आप इसको सोल्व कर सकते हैं अगर आपने अपने पैरे को अच्छे से रीड किया है तो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं, वो है आपका साइंस, क्योंकि साप्ताहिक क्विज में आपकी साइंस या एसएस से रिलेटेड एक टॉपिक अवश्य आता है। अब की बार का टॉपिक है दहन। अगर आपने इस पार्ट को नहीं पढ़ा है और आप इसकी डीप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्न में से कौन सी हैं? तो प्यारे बच्चों, दहन यानी कि जिसको हम अगर सामान्य भाषा में कहूँ मैं कि आग जलना, तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है? उसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है, उसके लिए दहन की परिस्थिति जरूरी है, क्योंकि जब तक सरकमफ्रेंस नहीं होंगे, जब तक उपस्थित दहन पदार्थों की उपस्थिति नहीं होगी, वो ही नहीं होंगे तो जलेंगे क्या? और ऑक्सीजन। और अगला है ज्वलन ताप, क्योंकि अगर किसी चीज के ज्वलन ताप जितनी अगर ऊष्मा उसको नहीं दी जा रही है तो भी वो चीज नहीं जलेगी। तो हमारा ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही चीजें मोस्ट रिक्वायर है किसी भी दहन प्रक्रिया के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे निर्माण करते हैं किसका? दहन का, धुएं का, ज्वाला का या राख का? तो वो फ्लेम बनाते हैं, यानी कि ज्वाला का निर्माण वो करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा जो एलपीजी का मुख्य अवयव कौन सा है? एलपीजी गैस हम अपने घरों में यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है आपके सिलेंडर में। तो इसमें 4 ऑप्शन है हमें, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो इसमें कौन सा है हमारा आंसर? इसमें है हमारा ब्यूटेन। यही इसका मुख्य अवयव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बायोगैस जो हम बनाते हैं भी है बायोगैस, इसमें सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है? प्यारे बच्चों, इसमें जो मुख्य आवश्यक है अवयव है वो है मीथेन।
इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन इसके ऑप्शन है, लेकिन इसका राइट आंसर है मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अग्निशमक है, यानी कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्वयं आग बुझा सकते हैं। बायोगैस, ये तो आग जलाने के काम आता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, ये भी आग जलाने के लिए है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको हम सीएनजी बोलते हैं, जो हमारी गाड़ियों में यूज की जाती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मैं इनके नाम इसलिए साथ साथ पूरे बोल रही हूँ क्योंकि हमारे पास इनकी फुल नेम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। हमारा मोटो केवल इनको सोल्व करना नहीं है, हमें इनके बारे में डीपली जानकारी भी होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन कहाँ से भी आए, कैसे भी आए, आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो जो सीएनजी होती है वो आपको पता होगा, सीएनजी ऑटो हमारे शहर में चलते हैं, गाड़ियों में भी सीएनजी होती है। एलपीजी हम घर का जो चूल्हा होता है, जो गैस सिलेंडर होता है आपका रेड कलर का, वो एलपीजी होती है। बायोगैस हम जीव जंतुओं के अवशेषों को गोबर से मिला के बनाते हैं, वो कौन सी गैस कहलाती है, बायोगैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो सिलेंडर में भर के रखी जाती है ताकि अगर आग जल जाए तो उसको ऊपर डाल दिया जाए, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम डालेंगे तो ऑक्सीजन ना मिलने के कारण आग बुझ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब सोल्व करते हैं हमारे मैथ के क्वेश्चन। ये थोड़े लेंथी हैं, आप इनको ओरली भी सोल्व कर सकते हो, बट इसके लिए आपका मैथ बहुत ही अच्छा होना चाहिए। मैं आपको दोनों ही ट्रिक बताऊंगी कि आप ओरली और रिटर्न करके भी कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में हमें डीपली वर्डों को नहीं लिखना होता। आप जितना छोटा लिखेंगे उतनी जल्दी आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि हार्डली 10 मिनट का भी ये 15 नंबर का टेस्ट आपका नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नीलेश चंडीगढ़ से पानीपत की 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। रुकने से पहले उसने कितने प्रतिशत दूरी तय की। जो नीलेश है वो चल रहा है, जा रहा है कहाँ से, चंडीगढ़ टू पानीपत। तो कुछ डिस्टेंस चल के वो थक गया ना, तो इसलिए वो लेट गया। तो आपको परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज की कैसे होती है, परसेंटेज हमेशा 100 में निकलती है। तो उसने जो डिस्टेंस तय किया है उसको हम लिखेंगे, और जितने में से किया है उसको लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। कैसे करते हैं देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 40 किया है डिस्टेंस, टोटल था 160 गुना हमारा 100, तो 40, ये आ गया 4 से काटूंगी मैं तो ये आ जाएगा 25। तो जो ऑप्शन है हमारा देखिए 35%, 15%, 25% और 20%। तो हमने जस्ट इन 30 सेकेंड फाइंड कर लिया कि उसने 25% डिस्टेंस कवर किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संध्या के पास 18 हरे रंग और 12 लाल रंग की टोपियां हैं। जो संध्या है उसके पास कैप है 18 ग्रीन और 12 रेड। तो उन्हें रेशो निकालना है आपको, यानी कि अनुपात। तो रेशो आपको पता है, रेशो क्या है, फ्रैक्शन है, भिन्न है। या तो आप इसको ऐसे लिखें 18/12 और सोल्व कर लें, या आप इसको 18 और 12 लिखें। तो आपको देखनी है एक कॉमन टेबल जो इन दोनों में आए, तो वो क्या है, वो 6 का टेबल है। 6 3 जा, अगर मैं इसको सोल्व करूंगी तो 6 3 जा और 6 2 जा। कोई ऐसी टेबल नहीं बची अब जिससे इन दोनों को सोल्व किया जाए। सॉरी थोड़ी राइटिंग गंदी आ रही है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि मैं फ़ोन के ऊपर लिख के सोल्व कर रही हूँ। तो ये आ गया हमारे पास 3:2। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, देखिए 3:2, 5:4, 9:3 एंड 2:5। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 3:2। चलिए अगला देखते हैं। सेल में एक 1800 रुपये के सूट का मूल्य 5% घटाकर दिया गया है। नया मूल्य क्या होगा। आपने बहुत टाइम देखा होगा कि सेल ऐसे होता है ऑफ सीजन पे, तो उसमें परसेंटेज लिखी होती है, तो आप वो खुद भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालना है, आपको 5% निकालना है किसका, 1800 का। तो कैसे निकालोगे आप, जो 1800 है हमारा,
तो मैंने 1800 का 5% निकालना, तो मैंने 0 से 0 कैंसिल कर दिया। 18 5 जा हमारा होता है 90। अब हम 1800 से अगर 90 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1710 रुपये, यानी कि अब वो सूट हमें कितने का मिलेगा, 1710 रुपीज़ का। देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन हमें सर्च करना है। जो हमारा आया था, हमारा ऑप्शन है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीरज ने एक पुरानी साइकिल 2200 रुपये में खरीदी और 300 रुपये की मरम्मत करवाकर अपने दोस्त को 3000 रुपये में बेच दी। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो नीरज है उसने ब्रॉड की है एक और बाइसिकल ऑफ 2200 रुपीज। जो उसकी कॉस्ट प्राइस है तो कितने रुपीज होगी वो, क्या 2200 रुपीज होगी? नहीं, क्योंकि उसने मरम्मत में भी रुपए लगाए हैं। तो जो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी वो होगी 2200 प्लस 300, यानी कि 220 प्लस 300। तो ये हो गई हमारे पास 2500 रुपये, यानी कि 2500 रुपीज। सेल कितने की है उसने? 3000 रुपीज की, यानी कि 3000 की। तो पहले तो आप मुझे बताओ कि उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस? उसको प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए? 500 रुपये। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है, तो कैसे निकालोगे? 500 अपॉन 2500 इंटू 100। हम इसको लिखेंगे और सोल्व करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। 500 से ये आ गया 5 और इसको सोल्व किया तो ये आ गया 20, यानी कि उसको कितना प्रॉफिट होगा? 20% प्रॉफिट हुआ उसको। देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, 10%, 20%, 50% एंड 12%। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से लिया गया है। ये बच्चों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है, लेकिन उनको लिए नहीं जिनको पढ़ना अच्छा लगता है और मैथ जिनका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो चलिए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को पहले देखते हैं। 6% ब्याज की दर से नमिता 2 वर्ष के लिए 12,000 रुपये उधार लेती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, यानी 2 वर्ष के अंत में चक्रवर्ती ब्याज के साथ भुगतान को जानने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो आपको 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाना है। यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू क्या है हमारी 12,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6% और टाइम क्या है 2 ईयर। तो देखिए फार्मूला क्या है। सबसे पहले हमने फार्मूला मेंशन किया। फार्मूला हमारे पास यही है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। देखिए अब इसको सोल्व करते हैं। पी है जो हमारा वो है 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6। तो अब हमें ने इसको एलसीएम लिया तो ये क्या हो गया 100 प्लस 6 106/100 106/100। क्यों? क्योंकि 2 टाइम्स था तो इसलिए हमने इसे 2 बार लिखा है। सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए आप। ये हमने 0 कैंसिल कर दी। अगर आप चाहते हैं इससे आगे इसको सोल्व करना तो कर सकते हैं, लेकिन हमें डेसिमल में ही आंसर आएगा, इसलिए जब भी डेसिमल में आंसर आता हो तो डिनोमिनेटर है जो हमारा हर है उसमें 10, 100, 1000 में आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी जो डेसिमल लगाने वाली प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। आप इजीली लगा पाएंगे, क्योंकि मैं इसको सोल्व करूंगी फिर आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, जबकि 10 से हम इजीली डिवाइड जो डेसिमल है वो लगा सकते हैं। तो 106 को 106 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारे पास? जब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आता है 11,236, यानी कि 11,236। 106 को 106 से मल्टीप्लाई करने पे ये हमें मिला है। अब 12 और बचा है, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमारे पास आ गया ये वाली टर्म, ये हमारी 1,34,832 और इसके डिवाइड में क्या है 10, जो कि यहाँ ऊपर हमारा बचा हुआ था। तो जब 10 है तो डेसिमल लगाएंगे, तो डेसिमल लगाने पे हमें क्या मिलेगा 13483.2। तो इसको हम 20 लिख सकते हैं। ये हमारे रुपीज़ है जो कि हमें मिले हैं विद इंटरेस्ट। तो ये कितना हो गया 483 रुपीज़ 20 पैसे। तो अब हमें ऑप्शन देखने हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो पहला ही जो ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ऐसे हमें अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं। इन क्वेश्चनों से रिलेटेड
आप अगर डीप में वीडियो चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं विद चैप्टर, तो वो भी जल्दी ही आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।